Hey guys, welcome back to the channel. This is Utkarsh and you guys are watching the Nomadic Geek. तो यार इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि एपीएस सर्टिफिकेट होता क्या है और एपीएस सर्टिफिकेट हमारे लिए ज़रूरी क्यों है और एपीएस सर्टिफिकेट की फीस क्या है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं एक एपीएस सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन के लिए। और साथ ही में मैं ये बताऊंगा कि अगर आप डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं और एपीएस सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं उनके पोर्टल पे जाके। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबा देना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पहले टॉपिक पे, जो कि है व्हाट इज एपीएस सर्टिफिकेट। तो एपीएस सर्टिफिकेट जर्मन एम्बेसी ने इंट्रोड्यूस किया था पिछले साल 1 अक्टूबर 2022 में। तो इसका रीजन ये था एपीएस सर्टिफिकेट का, ताकि जो हमारी एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो सारी वैलिडेट हो जाए जर्मनी में जाने से पहले। तो होता क्या था कि यार कुछ लोग फेक डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करते थे वीजा के लिए और फिर जब उनके सारे डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी जाते थे तो बाद में पता चलता था कि यार वो सारे डॉक्यूमेंट फेक हैं। तो वो फेक डॉक्यूमेंट्स से बचने के लिए जर्मन एम्बेसी ने इंट्रोड्यूस किया एपीएस सर्टिफिकेट। तो एपीएस सर्टिफिकेट एकेडमिक प्रूफ सर्टिफिकेट है। इसमें आपकी सारी एकेडमिक जो बैकग्राउंड है और वो सारे डॉक्यूमेंट्स जर्मन एम्बेसी वेरीफाई करती हैं कि आर दे वैलिड और नॉट और आर दे फेक। तो ये सब वैलिडेशन करने के बाद आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिल जाता है आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे, जो कि आप वीजा अप्लाई करते समय वीएफएस को या फिर जो जर्मन काउंसलेट है उनको ये सर्टिफिकेट दिखा सकते हो और इसके बिना आप वीजा अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो इसका फायदा भी बहुत है यार। पहला फायदा तो इसका ये है कि आपकी जो वीजा एप्लीकेशन है वो बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें आपके फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि आपके पास एपीएस सर्टिफिकेट है। इसका मतलब कि आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड जो भी है वो सारी सही होंगी। तो यार एपीएस सर्टिफिकेट का दूसरा फायदा ये है कि इससे जो आपका यूनिवर्सिटी में जो आप एनरोलमेंट के टाइम डॉक्यूमेंट्स देते हो वो जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है तो यूनिवर्सिटी क्रॉस चेक नहीं करती। एपीएस सर्टिफिकेट आपका वैलिडेशन है कि आपके डॉक्यूमेंट्स सारे ट्रू हैं और वेरिफिकेशन के लिए कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं कर रहे हो। अब आ जाते हैं यार अपनी एप्लीकेशन फी पे। तो एपीएस की एप्लीकेशन फी अराउंड 18,000 रुपीज है, जो कि आप 2 मोड ऑफ पेमेंट से कर सकते हो। पहला मोड ऑफ पेमेंट मैंने जैसे आपको बताया था वो ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट है, जो कि आप वहां पर ही रजिस्टर करते समय कर सकते हो। इसका फायदा ये है कि आपकी जो पेमेंट कंफर्मेशन है वो बहुत फास्ट हो जाएगी और आपकी पेमेंट उसी समय या 1-2 दिन में वेरीफाई हो जाएगी और उसका कंफर्मेशन मेल आपके मेल आईडी पे आ जाएगा। नहीं तो अगर आप बैंक ट्रांसफर कराते हो तो उसमें यार बहुत टाइम लग सकता है। मेरा अराउंड 3 महीने बाद बैंक ट्रांसफर की कंफर्मेशन मेल आई थी और उसके 2 महीने बाद मेरा एपीएस सर्टिफिकेट मुझे मिल चुका था। तो ये चीज भी आपको सोच के चलनी पड़ेगी। ओके, तो नाउ इट्स टाइम टू शो यू हाउ टू अप्लाई फॉर द एपीएस सर्टिफिकेट। वीडियो में अब मैं बताऊंगा आगे कि आप एक एपीएस सर्टिफिकेट को प्रॉपर्ली कैसे फिल कर सकते हो। तो यार सबसे पहले हम लोग एपीएस इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पर जाके आपको मैं पहले रिक्वायरमेंट्स दिखाता हूँ क्या है। तो उसके लिए आप सबसे पहले चेकलिस्ट पे जाओ। चेकलिस्ट पे जाके सबसे पहला आपका आता है स्टूडेंट ऑथराइजेशन लेटर। तो ये लेटर डाउनलोड करना, इसको साइन करना ज़्यादा मैंडेटरी है। तो इसके ही बेसिस पे आपकी बाकी सारी डिटेल्स चेक हो पाएगी। एक कॉन्सेंट फॉर्म है बेसिकली, आप फिर इसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करके यार कुछ इस तरह का कॉन्सेंट फॉर्म है। यहाँ पर आई हेयर बाय और यहाँ पर अपना नाम लिख लो और डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी यहाँ पर और आप इसको टिक कर दोगे। ये सारा आपको पेन से भरना है, इसे यहाँ ऑनलाइन फिल मत करना। तो बाकी डेट्स, प्लेस और सिग्नेचर आपका आ जाएगा करंट डेट जब आप इसे फिल कर रहे हो। तो आप ये फिल कर लेना पहला डॉक्यूमेंट। उसके बाद जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर यार सारे आप किसके लिए जर्मनी जाना चाहते हो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। एपीएस सर्टिफिकेट इज़ फॉर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स का यहाँ पर 4 रोल है मेजरली। अगर आप बैचलर्स करने जा रहे हो तो आपने 12th करी होगी तो आपको ये वाली चेकलिस्ट डाउनलोड करनी है। अगर आपने जेई एडवांस और मेंस किया क्लियर कर लिया है तो आपको ये वाली चेकलिस्ट डाउनलोड करनी है। अगर आपने किसी सेमेस्टर में सिर्फ 2 सेमेस्टर पढ़ा है और अभी भी आप अंडर ग्रेजुएट हो बट आपने 2 सेमेस्टर पढ़ा है और बाकी के 2 सेमेस्टर आप जर्मनी पढ़ना आना चाहते हो तो आपको ये वाली चेकलिस्ट डाउनलोड करनी पड़ेगी। बट जो हमारे केस में है मास्टर्स, उसके लिए आपको ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स के अंदर जो चेकलिस्ट आती है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। वैसे मैं इसे डाउनलोड करता हूँ। तो ये डाउनलोड करके सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आ जाती है एप्लीकेशन प्रोसीजर। तो एप्लीकेशन प्रोसीजर में सबसे पहले हमें क्या करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद उसमें पेमेंट करनी है 18,000 रुपीज़ की। पेमेंट जब सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपको कंफर्मेशन मेल आएगा और आपकी एक वेबसाइट पे आईडी बन जाएगी।
उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एपीएस में भेजने हैं। एड्रेस मैं आपको भी बताऊंगा थोड़ी देर में। उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम में हो जाता है, तो फिर आपको एक कंफर्मेशन मेल आएगी जिसमें बताया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया या तो नॉट वेरीफाइड और रिजेक्ट हो गया। और उसके बाद आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा, और डिजिटल सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले आप वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यार चेकलिस्ट पे आते हैं। तो सबसे पहले चेकलिस्ट में आ जाता है अपना एप्लीकेंट्स विद बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री के लिए प्रिंटेड एंड ड्यूली साइंड एप्लीकेशन फॉर्म विद पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़। सबसे पहले यार चेकलिस्ट में आ जाते हैं, तो आता है हमारा प्रिंटेड एंड ड्यूली साइंड एप्लीकेशन फॉर्म विद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो यहाँ पर आप लोगों को जो फॉर्म मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था कॉन्सेंट फॉर्म, उसको साइन करना है और आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है, ऑब्वियसली फिर साइन करना है। उसके बाद आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, और वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पासपोर्ट साइज़ 1 साल 2 साल पुरानी हो, वो विदिन 6 मंथ्स होनी चाहिए, उससे पुरानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको एक चाहिए एपीएस फ़ी ट्रांसफ़र रिसिप्ट। जब आप अपनी फ़ी ट्रांसफ़र करोगे तो 2 मोड ऑफ़ पेमेंट होते हैं, एक ऑनलाइन मोड ऑफ़ पेमेंट होता है और एक बैंकिंग मोड ऑफ़ पेमेंट होता है। तो ऑनलाइन मोड ऑफ़ पेमेंट क्या होता है, जब आप अप्लाई करते हो तो वो आपको एक पेमेंट गेटवे पे ले जाता है, वहाँ पर आप अपनी पेमेंट कंप्लीट करते हो। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद एक कंफर्मेशन आता है जिससे आपकी आईडी बन जाती है और आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है। तो उसकी एक रिसिप्ट आती है, तो वो डाउनलोड कर लो। नहीं तो अगर आप वो नहीं चीज़ नहीं करते हो, आप चाहते हो कि मेरी सिर्फ आईडी बन जाए और मैं पेमेंट विया बैंक करूँ, तो आप वैसा भी कर सकते हो। बट द फास्टर वे ऑफ डूइंग इज़ यू शुड गो विद द ऑनलाइन पेमेंट गेटवे। तो बैंकिंग में भी सेम ही प्रोसीजर है, आप उसकी एक रिसिप्ट आएगी, वो भी आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हो। अब यार हमारा आता है बारी कॉपी ऑफ आधार कार्ड की। आपको एक आधार कार्ड चाहिए, ऑब्वियसली आपके पास एक आधार कार्ड होगा, उसका आप स्कैन करके प्रिंट आउट निकालिए, फ्रंट पेज एंड बैक पेज दोनों पेज का। और उसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए, और उसके नीचे आप एक मोबाइल नंबर अपना लिख के उसमें साइन भी कर सकते हो, तो वो ज़रूर करना। कॉपी ऑफ पासपोर्ट फर्स्ट एंड लास्ट पेज। अब इसमें पासपोर्ट के फर्स्ट पेज और पासपोर्ट का लास्ट पेज जो होता है, इसमें इंफॉर्मेशन लिखी होती है, वो दोनों के स्कैन करो, और कलर्ड स्कैन होने चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स कलर्ड स्कैन होने चाहिए। आप स्कैन करो और उसको प्रिंट आउट निकलवा लो। उसके बाद क्लास 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। तो इसमें क्लास 12th की मार्कशीट्स लगेंगी। आपके पास क्लास 12 की जो मार्कशीट होगी वो, और उस सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे आपका कोई मेरिट सर्टिफिकेट है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, और पासिंग सर्टिफिकेट, जितने भी सर्टिफिकेट आपको क्लास 12th में मिले हैं, दी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स ओनली, नो करिकुलर और नो एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेट, वो सारे सर्टिफिकेट आप प्रिंट कराओ। और प्रिंट कराने के बाद अपना, तो फिर उसके बाद आता है हमारा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा भी है इफ़ अवेलेबल, तो एडमिट कार्ड ज़रूरी नहीं है 12th का। तो उसके बाद 10th की मार्कशीट्स में लिखा नहीं है, बट मेरे हिसाब से आपको 10th की मार्कशीट भी देनी चाहिए, क्या पता वो आपसे बाद में मांग ले। तो आप 10th की मार्कशीट्स, जो बड़ी सी मार्कशीट आती है उसका स्कैन करा के कॉपी, और दूसरा जो आपका उसमें मेरिट सर्टिफिकेट और पासिंग सर्टिफिकेट होगा, वो भी 10th का ज़रूर लगेगा। उसके बाद यार आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है मार्कशीट फॉर ऑल द सेमेस्टर। अगर आप मास्टर्स में या बैचलर्स में, दोनों में आपके सेमेस्टर्स होते हैं, तो उसकी सारी मार्कशीट जो भी होती है वो लगेगी। नंबर 1, नंबर 2 कंसोलिडेटेड मार्कशीट लगेगी, एंड नंबर 3 अपना यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है बैचलर्स डिग्री लगेगी। बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम हो सकता है। और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी आप डाल सकते हो, फॉर एग्जांपल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये सब हो गया हमारा एजुकेशनल पर्पस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं। अब आते हैं हमारे आइल्स स्कोर पे। अगर आपने जर्मन और आइल्स जर्मन का कोई टेस्ट दे रखा है, लेवल बेस्ड टेस्ट लाइक गॉथे, तो आप वो भी डाल सकते हो। आपको नहीं तो इंग्लिश का एक टेस्ट सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, जो कि स्कोर बैंड शीट बोलते हैं आइल्स की। तो आपका जितना भी बैंड है उसकी एक शीट आई होगी, साइंड होगी, वो आपको प्रिंट आउट करना है और आपको इसमें लगाना है। तो यार ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए यार। उसके बाद अब आ जाते हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आपको कैसे कैसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कोई एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए जाते हैं यूनिवर्सिटी में, तो आपको क्या करना चाहिए, और बाकी सारी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, सारी आपकी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और ऐसा कुछ है, तो वो सब भी आप दे सकते हो इनको। बट मेरे हिसाब से आपको ये सब चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका यहाँ पर बेसिकली एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स ही आएंगी। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब मैं आपको उसी पेज पे ले चलता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ अप्लाई कैसे करना है।
तो यहाँ अप्लाई करने के सबसे पहले आप अपनी आईडी बनाओगे। यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करके यहाँ पर आप आ जाओगे इस पेज पे। तो आपके यहाँ पर 7 स्टेप्स आएंगे, जिसमें से पहला स्टेप है क्रिएट अकाउंट। इसमें आप कोई भी यूज़र आईडी बना लो। जैसे मैंने एक आईडी बना ली है, और कोई भी पासवर्ड ले लो, ठीक है। जैसे मैं पासवर्ड कुछ भी रख देता हूँ। यार एक पासवर्ड बना लिया हमने। अब पासवर्ड बनाने का हमें एक इमेज चूज़ करनी है, तो कोई इमेज चूज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। मान लो कोई भी हमने इमेज चूज़ कर लिया। यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए कोई भी एक रैंडम इमेज ले रहा हूँ, और ये लगा देता हूँ। ये अपना नेम डालेंगे। आपका यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम आएगा, यहाँ पर आपका लास्ट नेम आएगा, यहाँ पर आपकी कोई ईमेल आईडी आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं डाल देता हूँ xx@gmail.com। यहाँ पर आपको कोई ईमेल आईडी, या आपको वही ईमेल आईडी आएगी। आप मेल है फीमेल है। नेशनैलिटी आपकी आ जाएगी इंडिया। डेट ऑफ बर्थ आप अपनी डाल देना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये डाल दी। प्लेस ऑफ बर्थ भी आप अपनी डाल देना यहाँ पर। और प्लेस ऑफ बर्थ जैसे आपने डाल दी, प्लेस ऑफ बर्थ आप अपनी पर्टिकुलर डाल देना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ झारखंड, और आई एम इंडियन सिटीज़न, यस। फिर उसके बाद आपका आधार नंबर मांगेगा, तो आपको आधार नंबर यहाँ पर इनपुट कर देना है, जो भी होगा आपका आधार नंबर। और फिर अब आपका पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, इसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पासपोर्ट नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर आप दे सकते हो, जैसे अब मैं कोई रैंडम नंबर डाल देता हूँ। अब यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है अपना पहली लाइन में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सिटी आप लिख दोगे। अपनी सारी डिटेल्स भरने के बाद आप नेक्स्ट कर दोगे। उसके बाद आपका आ जाएगा एजुकेशनल डिटेल्स। एजुकेशनल इसमें 10th की डिटेल मांग रहा है, तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप अपना 10th का सर्टिफिकेट भी डॉक्यूमेंट्स के साथ ज़रूर भेजना। तो 10th का बोर्ड नेम आपका जो है वो लिखना है आपको। जैसे बोर्ड नेम मान लो CBSE है आपका, CBSE लिखो। पासिंग ईयर है आपका, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2016, वो लिखो। सेंटर नंबर आपके हमेशा जो डॉक्यूमेंट होगा उस पर लिखा रहेगा, तो आप वो डाल सकते हो, बट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, तो नहीं डाल रहे। आपको जितनी परसेंटेज आई है वो लिख दो। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 81 लिख दिया। बोर्ड का सेम है, आपको सब चीज़ लिखनी है आपकी। पासिंग ईयर आप अपना डाल दो, एंड उसके बाद आपका सेंटर नंबर ज़रूरी नहीं है, परसेंटेज डाल सकते हो। और जो आपका जहाँ पे जेईई मेन के स्कोर, अगर आप मैंने बताया था जो जेईई मेन का स्कोर है, जेईई एडवांस का स्कोर है, जो भी आ रहा है उस हिसाब से आपको वो सब सारी चीज़ें डालनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं डिप्लोमा, बोर्ड एंड इंस्टीट्यूशन डिटेल्स इफ़ एप्लीकेबल। तो आपने कोई डिप्लोमा किया है, इंस्टीट्यूशन में हो, तो ये आप चीज़ें डाल सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो ये हमारे काम की है, तो हम आगे नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आता है यार आपका एजुकेशनल डिटेल 2। इसमें आपका बैचलर डिटेल्स या मास्टर डिटेल्स आएगी, तो आप इसमें बैचलर डिटेल डाल दो अपनी सारी। से बैचलर्स एजुकेशन स्टेटस, अगर आप अभी पढ़ रहे हो, स्टिल स्टडिंग इन बैचलर्स, और आपने कंप्लीट कर लिया, कंप्लीटेड। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो कंप्लीटेड। बैचलर्स यूनिवर्सिटी नेम, यूनिवर्सिटी का यहाँ पर आपका नाम आएगा एग्जैक्टली जो आपके मार्कशीट पे लिखा है। तो बैचलर्स कॉलेज इंस्टीट्यूट नेम, अगर आपकी यूनिवर्सिटी एफिलेटेड टू यूनिवर्सिटी उसका नाम आएगा, और उस पर्टिकुलर कॉलेज का क्या नाम है वो आएगा। ऐसे क्या होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के पर्टिकुलर कॉलेज होते हैं, तो वो कॉलेजेस अलग अलग होते हैं, तो उसका भी नाम आ सकता है। बैचलर्स कोर्स परस्यूड, तो आपने कौन से बैचलर कोर्स परस्यूड किया, एग्जैक्टली सेम नाम आएगा। बैचलर ड्यूरेशन, आपकी ड्यूरेशन कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 ईयर की तो 4 आएगा। स्पेशलाइजेशन आपने लिया है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पर आप कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बैचलर्स ईयर, बैचलर्स पासिंग ईयर, पासिंग ईयर आपका पासिंग ईयर क्या है, या अगर अभी आप बैचलर्स कर रहे हो तो इंटेंडेड पासिंग ईयर क्या है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। पासिंग परसेंटेज आप लिख दोगे। और बैचलर CGP, इसे सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखना है। अगर आप परसेंटेज लिख रहे हो 81, और इसको आपको सिर्फ नंबर्स में लिखना है, लाइक 81, तो आपको ये बैचलर परसेंटेज हो गई। अब आता है बैचलर CGPA, तो बैचलर CGPA में आपका उसी को कन्वर्ट करके आप CGPA भी लिख सकते हो। अब स्टूडेंट लॉगिन आईडी, पासवर्ड एंड प्रोफेशनल ईमेल, तो अब इसमें नई चीज़ है कि अगर आपको अब स्टूडेंट लॉगिन आईडी, पासवर्ड एंड प्रोफेशनल ईमेल, तो अब इसमें नई चीज़ आ गई है, पहले मेरे टाइम पे नहीं थी। तो स्टूडेंट आईडी में लॉगिन, अगर आपका कोई लॉगिन आईडी, लॉगिन पोर्टल है, तो आप डायरेक्ट उसको आप यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, और वो मेंशन करने के बाद
आपको वो आईडी और पासवर्ड अच्छे से मेंशन करना पड़ेगा, और उसके बाद अपने प्रोफेसर की ईमेल भी डालनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि वो एपीएस वाले आप लोगों को वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर आप ये 3 चीज़ मैंडेटरी नहीं है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप अगर ये डाल दोगे तो आपका एपीएस सर्टिफिकेट के आने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। अगर मास्टर की डिटेल्स है तो मास्टर डाल दो, और कोई एडिशनल डिग्री या डिप्लोमा किया है तो वो भी डाल सकते हो। आगे नेक्स्ट में आपको अब आता है कोर टेस्ट एएस डिटेल्स। तो कोर टेस्ट एएस कोई एक टेस्ट है वो जो जर्मनी के लिए अगर आप बैचलर्स पढ़ने जा रहे हो तो रिक्वायरमेंट होती है। इसका आप अपना इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो भी आप डाल सकते हो। आपका क्या स्कोर है, सब्जेक्ट क्या है, डेट क्या थी टेस्ट की, और सब्जेक्ट फील्ड क्या है आपकी। तो आप इसके अंदर नेक्स्ट करोगे तो आपको लैंग्वेज ऑप्शन आएगा, तो आपके पास कौन सी लैंग्वेज है। अगर जर्मन है तो जर्मन में आपके ये सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं। गॉथे का सर्टिफिकेट होता है, टेस्ट TAF होता है, DSD होता है, टेल्क होता है, और OSD होता है। तो अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में बहुत सारे होता है, टोएफल और आइल्स होता है। तो आइल्स डाल दिया। आइल्स के बाद आपका रिजल्ट क्या होगा, मान लो 7 बेल्ट आई तो 7, फिर आप नेक्स्ट आओगे। तो ये सारी पेमेंट डिटेल्स है, ठीक है। 2 पेमेंट ऑप्शन आते हैं, पे ऑफलाइन। अगर पे ऑफलाइन करना चाहते हो तो आप सारी डिटेल्स यहाँ पर डाल के आप सबमिट कर सकते हो, जिससे आपकी एक आईडी बन जाएगी और आप ऑफलाइन भी पे कर सकते हो। नहीं तो मैं अगर बताऊँ तो आपको पे ऑनलाइन करना है, उसके जैसे आप सबमिट करोगे तो आप एक पेमेंट गेटवे पे चले जाओगे, जिससे आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की वजह से अपना पेमेंट कर सकते हो, या नेट बैंकिंग भी कर सकते हो। तो यार मैं इसके आगे सबमिट नहीं करूँगा, क्योंकि ये डिटेल्स वापस वहाँ पर सबमिट हो जाएगी और एपीएस फिर से मुझे वेरीफाई करेगी, तो वो चीज़ सही नहीं है। इसलिए मैं बैक आ जाता हूँ और डायरेक्ट लॉगिन पेज पे आ जाता हूँ। तो यार मैं यहाँ पर आके अपना पासवर्ड आईडी डाल के आपको बताता हूँ कि मेरा क्या सीन था। अपने अकाउंट खुला है तो मैं उसमें आपको दिखाता हूँ कि आपका वेरिफिकेशन कैसा आएगा। तो आप पेमेंट डिटेल्स में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में जाओगे तो आपको ये चीज़ दिखेगी, पेड। अगर आपकी पेमेंट कंफर्मेशन सक्सेसफुल हो गई तो आपको ये पेड लिखा आएगा, और अगर आपकी पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुई तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाएगा, यहाँ पर पूरी वाइट ब्लैंक दिखेगा। नहीं तो अगर आपकी पेमेंट हो गई सक्सेसफुली तो आपको यहाँ पेड आएगा लिखा हुआ, और अगर आपकी एप्लीकेशन जब वेरीफाइड हो जाएगी तो आपके अकाउंट में ये वेरीफाइड का लोगो लगा आ जाएगा। तो इससे आपको पता चलेगा यार हाँ वेरीफाइड हो गई है हमारी एप्लीकेशन। तो यार यही था। बाकी आप न्यूज़ सेक्शन में भी जाके देख सकते हो करेंटली क्या न्यूज़ है, क्या दिक्कत आ रही है एपीएस को, और क्या चीज़ें एपीएस आपको बताना चाह रहा है। बाकी होम सेक्शन में अगर हाँ, तो अब बात करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे भेजें। तो यार अब आप अगर कॉन्टैक्ट्स में जाके देखोगे तो आपको यहाँ पर एक एड्रेस मिलेगा ये। तो ये इस एड्रेस पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, और ये आपको सारी जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए थे उसकी कलर्ड कॉपी निकालनी है। कलर्ड कॉपी निकालने के बाद जहाँ पर आपको साइन करना है वहाँ पर आपको साइन करना पड़ेगा। एक साइन आधार कार्ड पे भी कर देना, और अपना नंबर भी लिख देना। वहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म पे साइन करके सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, अपनी फ़ोटोज़ लगानी है। सारे डॉक्यूमेंट्स विदाउट स्टेपल, ठीक है। जर्मनी में कोई भी डॉक्यूमेंट्स स्टेपल नहीं होते हैं, तो आप विदाउट स्टेपलिंग आपको सारे डॉक्यूमेंट्स एक एनवलप में डालने हैं। एनवलप को सील करना है और उसके बाद उस पर एड्रेस लिखना है, सेम गेट नंबर 3 डेल्टा कॉम्प्लेक्स RK खन्ना स्टेडियम 1 अफ्रीका एवेन्यू 110029 न्यू दिल्ली इंडिया। ये आपका एड्रेस आएगा 2 में। तो यार अब आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है टिप्स टू स्पीड अप योर एपीएस सर्टिफिकेट प्रोसेस। तो यार सबसे पहला जो टिप आती है वो है कि आपको एपीएस सर्टिफिकेट कम से कम नहीं तो 6 to 7 मंथ पहले अप्लाई कर देना है, अगर आप जर्मनी आना चाहते हो 6 to 7 मंथ के बाद। क्योंकि यार रीजन ये है कि एपीएस सर्टिफिकेट एक बहुत ज्यादा हेक्टिक और लॉन्ग प्रोसेस है, और एपीएस सर्टिफिकेट अराउंड 6 to 7 मंथ लेता है आपको सर्टिफिकेट डिलीवर करने में। मेरा खुद का एपीएस सर्टिफिकेट अराउंड 5 to 6 मंथ के बाद आया था। तो इसलिए मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, अगर आप जर्मनी जाना चाहते हो तो आप 5 to 6 मंथ पहले अप्लाई करो, ताकि आपका टाइम पे एपीएस सर्टिफिकेट आ पाए और आप टाइम पे वीजा अप्लाई कर सको। और कुछ यूनिवर्सिटी एपीएस सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन भी लेती है, तो इसलिए आपको ये भी सोच के चलना पड़ेगा। अगर आपका एपीएस सर्टिफिकेट उस टाइम तक नहीं आया तो आप उन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई नहीं कर सकते। तो 2 यूनिवर्सिटी ऐसी थी
जिसमें मैं अप्लाई नहीं कर पाया था क्योंकि मेरा एपीएस सर्टिफिकेट टाइम पे नहीं आया था। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा एपीएस सर्टिफिकेट को अप्लाई करने से पहले। तो यार टिप नंबर 2 आती है हमारी, गिव योर करेक्ट इन्फॉर्मेशन। आपको डबल क्रॉस चेक कर लेनी है आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपने दी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है मैं वो बताता हूँ। सबसे पहला आता है हमारा नेम। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, आपके जो पासपोर्ट पे जो आपका नेम होगा आपको वो एज इट इज एपीएस डॉक्यूमेंट्स में डालना है। तो आपको नेम कुछ अलग नहीं देना है, आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट नेम या आधार कार्ड नेम जो है आपका वो आपको देनी होगी। उसके बाद आ जाती है यार सेकंड हमारी ईमेल आईडी। तो आपको अपनी पर्सनल ईमेल आईडी देनी है जो कि एक्टिव रहती है, इसमें आप मेल रिसीव कर सको और उस मेल का इमीडिएट रिप्लाई कर सको। क्योंकि एपीएस आपको मेल करती है आपकी एप्लीकेशन स्टेटस बताने के लिए, और आपसे वो डॉक्यूमेंट्स भी ले सकती है अगर उसको कुछ रिक्वायरमेंट है एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन की। तो आपको वो आपके पर्सनल जो कि आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी है उस पर आपको मेल करेगी। तो आपको इमीडिएट विद इन अ डे आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको ऐसी ईमेल आईडी लेनी है जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो और आप रोज उसकी मेल रीड करते हो, और वो ऑफिशियल ईमेल आईडी नहीं होनी चाहिए, वो आपकी पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट वो है आपकी कॉलेज आईडी। तो आपको एक सेक्शन मिल जाएगा वहां पर जहां पर आपको कॉलेज आईडी और कॉलेज पासवर्ड सेलेक्ट करना पड़ता है। उससे क्या होता है, एपीएस आपका जो वेरिफिकेशन है वो जल्दी से जल्दी कर सकती है। तो इससे आपका वेरिफिकेशन और फास्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको करेक्ट लॉगिन आईडी और करेक्ट पासवर्ड देना है जो कि उस 6 महीने के पीरियड में वैलिड होना चाहिए। तो अगर आप गलत पासवर्ड और गलत ईमेल आईडी दे दोगे तो आपका एपीएस सर्टिफिकेट रिजेक्ट होने के भी चांसेस हैं। तो आपको हमेशा कॉलेज की इन्फॉर्मेशन करेक्ट देनी है, करेक्ट नेम, करेक्ट लॉगिन आईडी एंड करेक्ट पासवर्ड। उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट प्रोफेसर ईमेल आईडी। आपको प्रोफेसर की ईमेल आईडी देनी है। मेरे हिसाब से आप प्रोफेसर की पर्सनल ईमेल आईडी दो। रीजन बीइंग क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आपका जो प्रोफेसर है उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और वो फिर जो उनकी ऑफिशियल मेल आईडी होती है वो इनवैलिड हो जाती है, जिससे कि अगर एपीएस उनको कांटेक्ट करेगी तो उनको मेल नहीं आएगा और वो आपके लिए रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एपीएस सर्टिफिकेट के प्रोसेस को डिले करेगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से आपको एक अपने प्रोफेसर की पर्सनल ईमेल आईडी देनी चाहिए और उनसे आपको कांटेक्ट में रहना चाहिए, और प्रोफेसर को हमेशा बता के रखना चाहिए कि अगर कोई भी ईमेल आए तो उनको जल्दी से जल्दी रिवर्ट बैक या रिस्पॉन्ड बैक कर दें। यार अगली टिप आती है कि अगर आपका किसी भी जर्मन यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस आ गया है और आपको एपीएस सर्टिफिकेट फिलहाल नहीं मिला है, तो आप क्या कर सकते हो, अपना एपीएस सर्टिफिकेट को स्पीड अप करने के लिए आप उस यूनिवर्सिटी से पूछ सकते हो, उनको मेल कर सकते हो कि आपके बिहाफ पे वो उनकी मेल आईडी पे मेल कर दें ताकि आपका जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए। क्योंकि जो जर्मन एम्बेसी है वो उन लोगों को प्रायोरिटी देती है जिनका एक्सेप्टेंस आ चुका है, उससे भी आपका जो एपीएस सर्टिफिकेट का प्रोसेस है बहुत फास्ट हो सकता है। अगली टिप आती है कि यू हैव टू इन्फॉर्म योर प्रोफेसर अबाउट दी एपीएस मेल। आपको अपने प्रोफेसर को बता देना है कि अगर आपको कहीं से भी मेल आया रिगार्डिंग दी इंफॉर्मेशन अबाउट एपीएस और स्टूडेंट वेरिफिकेशन, तो उनको जल्दी से जल्दी उस मेल का रिप्लाई करना है। इससे भी जो आपका एपीएस सर्टिफिकेट का प्रोसेस है फास्ट होगा। नहीं तो कभी कभार क्या होता है कि एपीएस ऑर्गेनाइजेशन आपके प्रोफेसर को मेल भेजती है बट प्रोफेसर उस मेल को देखता नहीं है या फिर ओवरलुक कर देता है, तो उससे क्या होता है कि आपका जो एपीएस सर्टिफिकेट है और भी ज्यादा डिले होता रहता है। तो ये इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। आपको अपने प्रोफेसर को बताना है कि जितने जल्दी वो आपको वेरीफाई करेंगे उतनी जल्दी आपके एपीएस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यार अगली टिप आती है आपकी एपीएस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए कि आपको जो भी मेल आती है उस सारी मेल को ट्रैक करना है। आपकी या तो वो कंफर्मेशन मेल हो, या तो आपकी वेरिफिकेशन मेल हो, या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन मेल हो कि आपकी कोई एक्सेस डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। जो भी सारी मेल आती हैं आपको खुद भी ट्रैक करके रखनी है, उसमें टाइम टू टाइम रिस्पॉन्ड करना है, और आपको हमेशा रोज मेल चेक करनी है कि आपका कुछ एपीएस अपडेट आया है या नहीं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपको मेल आ जाती है और आपको पता नहीं चलता कि आपको मेल आ गई है। इससे क्या होता है, आपका जो एपीएस सर्टिफिकेट प्रोसेस है वो डिले होता जाता है। तो ये चीज़ नहीं करना यार, उनके पास भी बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। तो आपको जैसे भी मेल आए, जिस दिन मेल आए नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, और उसी समय जो भी नीडफुल है आपको वो सारी चीज़ें करनी होगी। या तो आपको अगर वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं या आपको प्रोफेसर डिटेल मांगते हैं, जो भी चीज़ें वो पूछते हैं आपको वो उसी दिन आपको वो चीज़ बतानी पड़ेगी।
तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट स्टेप आती है कि आपको जो भी सारी डिटेल्स हैं वो करेक्ट आउट करनी है। कोई भी ऐसी डिटेल्स नहीं होनी चाहिए जो आपने रॉन्ग या मिस स्पेल्ड कर दी है, उससे आपके एपीएस सर्टिफिकेट रिजेक्ट होने के और डिले होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये फिर आपको आगे चल के दिक्कत आएगी। अगर आपका एपीएस सर्टिफिकेट रिजेक्ट होता है तो आप मान के चलो कि आपको और ज़्यादा समय लगेगा आपको जर्मनी जाने में, वीज़ा अप्लाई करने में। तो सारी जो भी प्रोसेस हैं, जो लाइनअप होती रहती है, वो सारी सब कुछ डिले हो जाएगी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको एपीएस सर्टिफिकेट में सारी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो करेक्ट, डबल क्रॉस चेक्ड और कलर्ड प्रिंटेड, सारी चीज़ें जो भी छोटी सी बड़ी चीज़ें हैं सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और खास करके स्पेलिंग मिस्टेक्स का और कोई भी माइनर एरर है उसको मत करना। एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर आपको फॉलो करना है जब आप एपीएस सर्टिफिकेट में अप्लाई करते हो और अपने डॉक्यूमेंट भेजते हो। तो यार हम आ गए अपने वीडियो के आखिरी में, और आखिरी में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हाउ टू सेंड योर एपीएस डॉक्यूमेंट्स इन एन एनवलप। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक एनवलप लेना है और उसमें आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको अभी चेकलिस्ट बताई थी उसके हिसाब से सारे ऑर्डर में डाल देने हैं। और किसी भी डॉक्यूमेंट को स्टेपल मत करना। स्टेपल अगर आप डॉक्यूमेंट करोगे तो रिजेक्शन हो सकता है, तो किसी भी डॉक्यूमेंट को स्टेपल नहीं करना है। तो जब आपने एनवलप लिया उसमें सारे अपने डॉक्यूमेंट्स डाल दिए, 1 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट इज इनफ। और उसके बाद आपको 4 लेटेस्ट फोटो डालनी है, नॉट ओल्डर देन 6 मंथ। उसमें सारी चीजें डाल दो, उसको एनक्लोज करो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसके फ्रंट पेज पे एक A4 साइज का पेपर लगाना है, उसमें इंफॉर्मेशन लिखनी है और ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले 3 कॉलम्स आएंगे। पहला कॉलम सबसे टॉप पे आएगा, इसमें आप लिखोगे एपीएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये आप लिख दोगे तो वो आपको एक पता चल जाएगा उनको, ये जो एनवलप आया है इट इज फॉर एपीएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दूसरा आता है हमारा 2। तो 2 में आएगा यार आप कहाँ भेज रहे हो, तो आपको मैं यहाँ पर एड्रेस आ रहा होगा एपीएस का, तो इसी एड्रेस पे आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है वो कोरियर करना है। और फ्रॉम में आपका एड्रेस आएगा और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है वो बताता हूँ। तो फ्रॉम में यहाँ पर आ रहा होगा सबसे पहले नेम, कि आपका क्या नाम है, बोल्डिफाई कर देना। उसके बाद आपका आएगा ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है जो आपने एट द टाइम ऑफ व्हेन यू आर रजिस्टरिंग टू द एपीएस वेबसाइट, तो वो जो आईडी है वो डालनी है। उसके बाद आता है आपका फ़ोन नंबर। आपको फ़ोन नंबर डालना है जो कि वैलिड फ़ोन नंबर होना चाहिए और वो फ़ोन नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल सकते हो, नहीं तो आपको यूनिक टोकन नंबर आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे आ रहा होगा। नहीं तो आप अगर रजिस्टर्ड जो आपका एपीएस वेबसाइट है उस पे भी आपका यूनिक टोकन नंबर आ रहा होगा। तो यूनिक टोकन नंबर आपको ज़रूर डालना है, उसके बिना आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस नहीं होती। तो यूनिक टोकन नंबर मत भूलना और सबमिशन आईडी भी डाल देना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप अपना जो डॉक्यूमेंट है वो कोरियर कर दो, जो ये एड्रेस आ रहा है आपका। के बाद आपको अराउंड 5 to 6 मंथ वेट करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, जल्दी भी आ सकता है। अगर आपने ये सारी टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करी हैं तो आपका एपीएस सर्टिफिकेट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आई और क्या चीज़ इस वीडियो में आपको समझ नहीं आई। और अपने सारे जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखो और मैं वहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर करने की 1 by 1 कोशिश करूंगा। बाकी ऑल दी बेस्ट फॉर योर स्टडीज इन जर्मनी। और बाकी एपीएस सर्टिफिकेट तुरंत अप्लाई करो। अगर आपको 6 या 7 महीने या विंटर इनटेक या समर इनटेक के लिए जाना है जर्मनी तो आप एपीएस सर्टिफिकेट आज ही अप्लाई कर दो ताकि आपका एपीएस सर्टिफिकेट जल्दी आए। और मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।